हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे जो बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और फर्दर कंपटीशन एग्जाम के लिए भी आपके लिए बेटर है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सर्किट एनालिसिस यानी परिपथ विश्लेषण। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का, परिपथ विश्लेषण। इसमें हम पढ़ते हैं कुछ डेफिनेशंस। सबसे पहले आता है नेटवर्क। नेटवर्क को हम कहते हैं जाल। नेटवर्क क्या होता है? अगर हम इलेक्ट्रिक सोर्स की बात करें, कोई भी विद्युत स्रोत है, इलेक्ट्रिक सोर्स प्लस सर्किट एलिमेंट। सर्किट एलिमेंट जैसे रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, इंडक्टर हो गया, तो ये सारे परिपथ के अवयव कहलाते हैं, यानी सर्किट एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे आर एल सी, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। प्रतिरोध, कैपेसिटर हो गया संधारित्र, और इंडक्टेंस हम कहेंगे प्रेरण कुंडली। प्रेरण कुंडली। तो विद्युत स्रोत तथा विद्युत परिपथ के जो अवयव है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टेंस, इन सब के संयोजन से बने परिपथ के समूहों को जाल कहते हैं। तो जाल की डेफिनेशन देखिए हमने। जाल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सोर्स और सर्किट एलिमेंट्स के संयोजन से बने परिपथों के समूह को जाल कहते हैं। ठीक है, नेटवर्क की डेफिनेशन होगी। अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक सोर्स यूज किया, ठीक है, उसको भी हम डिफाइन करेंगे। नेटवर्क टू टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव नेटवर्क और एक होता है पैसिव नेटवर्क। एक्टिव नेटवर्क यानी सक्रिय जाल और पैसिव नेटवर्क क्या होगा? निष्क्रिय जाल। एक्टिव नेटवर्क कौन सा होता है? अगर किसी जाल में विद्युत स्रोत की उपस्थिति हो तो वो एक्टिव नेटवर्क कहलाता है। यानी इलेक्ट्रिक सोर्स अगर प्रेजेंट हो तो उसे हम एक्टिव नेटवर्क कहते हैं, और अगर इलेक्ट्रिक सोर्स प्रेजेंट नहीं हो तो उसे हम पैसिव नेटवर्क कहते हैं, यानी विद्युत स्रोत की उपस्थिति नहीं हो। तो नेटवर्क टू टाइप से डिफाइन होते हैं, एक्टिव नेटवर्क और पैसिव नेटवर्क। एक्टिव नेटवर्क कौन सा होगा? सक्रिय जाल जिसे हम कहेंगे, जहां विद्युत स्रोत की उपस्थिति हो, और पैसिव नेटवर्क जहां विद्युत स्रोत की उपस्थिति नहीं हो। ठीक है, अब विद्युत स्रोत की बात करते हैं हम। विद्युत स्रोत कौन से होते हैं? इलेक्ट्रिक सोर्स कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रिक सोर्स भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है वोल्टेज सोर्स और सेकंड होता है करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स को कहेंगे वोल्टा स्रोत और करंट सोर्स को कहेंगे धारा स्रोत। धारा स्रोत। तो इलेक्ट्रिक सोर्स टू टाइप के होंगे, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स भी टू वे से डिफाइन होते हैं, एक होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स और सेकेंडली रियल वोल्टेज सोर्स। ऐसे ही करंट सोर्स भी टू टाइप के होते हैं, आइडियल करंट सोर्स एंड रियल करंट सोर्स। अब हम वोल्टेज सोर्स की ही बेसिकली बात करते हैं। वोल्टेज सोर्स हमने टू वे से डिफाइन किया, आइडियल वोल्टेज एंड रियल वोल्टेज। अब आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है उसके लिए देखो, मान लो कि हमने एक बैटरी ले ली जिसकी वोल्टेज हम E मान लेते हैं, उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, आंतरिक प्रतिरोध, उसको हमने स्मॉल r मान लिया, और उसके साथ एक लोड प्रतिरोध लगा दिया, लोड रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं R है। ठीक है, अब इस आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होगा? जिस वोल्टेज सोर्स का, ये वोल्टेज सोर्स है, जिस वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है उसे हम आइडियल वोल्टेज सोर्स कहते हैं। अब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा, वो देखो कैसे। मान लो कि इस RL है, इस RL के कोरस्पोंडेंस हम वोल्टेज देखें कितनी होगी। इस सर्किट में करंट अगर I फ्लो हो रही है तो I होता है करंट V अपॉन R। V क्या आ जाएगा? वोल्टेज हमने E मानी है, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा R प्लस RL। यही हो गया, ओम्स के लॉ से हम यूज करते हैं V इक्वल्स टू IR, तो I हो गया V अपॉन R, तो I आ गया E अपॉन R प्लस RL। अब RL पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RL।
यानी आर एल के सिरों पर विभवांतर। तो आर एल के सिरों पर विभवांतर लिखेंगे हम आई इंटू आर एल। आई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो वो क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आई क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर प्लस आर एल इंटू आर एल। यह आ गया आर एल के सिरों पर विभवांतर। अब आर एल के सिरों पर जो विभवांतर आया है वो देखो, आर एल के सिरों पर विभवांतर हमने लिखा, इसको मान लेते हैं V इक्वल्स टू ई आर एल अपॉन आर प्लस आर एल। इस आर एल से डिवाइड कर दो, ई अपॉन में आर बाय आर एल प्लस 1। ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर एल, आर एल के सिरों पर विभवांतर। अब आर अपॉन में आर एल प्लस 1, अब इससे आपको ये शो हो रहा है कि अगर हम ये चाहते हैं जितनी वोल्टेज यहाँ पे है उतना विभवांतर हमें आर एल के सिरों पर मिले तो आर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस फॉर्मूले से हमें ये पता चलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर एल डिपेंड्स ऑन आर एल, लोड प्रतिरोध पर निर्भर करता है। यानी वोल्टेज का मान है वो लोड प्रतिरोध पर निर्भर कर रहा है। अगर आप आर एल चेंज करोगे तो आपका जो आउटपुट है वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो वो होता है हमारा रियल वोल्टेज सोर्स की जो वोल्टेज जो आ रही है, यानी लोड पे विभवांतर जो आ रहा है वो आर एल के साथ चेंज हो रहा है। और अगर वो चेंज नहीं होता, इसी कंडीशन में हम कर दें इफ़ आर इक्वल्स टू 0, अगर आर 0 है तो वोल्टेज कितनी आ जाएगी, ई। यानी आप इस आर एल की वैल्यू चाहे कुछ भी चेंज करते जाओ, उससे आउटपुट वोल्टेज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो इस वे से हम डिफाइन करते हैं कि अगर आर 0 हो तो वो कहलाता है आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स यानी कि आदर्श वोल्टा स्रोत, आदर्श वोल्टा स्रोत। और अगर आर की वैल्यू 0 नहीं होती, आर की वैल्यू 0 नहीं होगी तो जैसे आप आर एल चेंज करोगे तो आउटपुट चेंज होगा, ठीक है। अगर आर एल चेंज करते हो तो आउटपुट कैसे चेंज होगा, मान लो मैं एक सर्किट और ले लेती हूँ, यहाँ पे ये बैटरी है, ठीक है, यही बैटरी हम ले रहे हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और हमने लोड चेंज कर दिया, मान लो ये लोड हमने ले लिया RL1। अब क्या होगा, इसी वे से आप करंट निकालोगे और RL1 के सिरों पर विभवांतर मान लो VRL1 है तो वो क्या आ जाएगा, आई इंटू आई जो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है इंटू RL1। तो वैसे ही आई आ जाएगी ई अपॉन में आर प्लस RL1 और इंटू यहाँ हो जाएगा RL1। अब इसी फॉर्मूले को अगेन कन्वर्ट करोगे तो VRL1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई अपॉन में आर अपॉन में RL1 प्लस 1। यानी ये भी अब किस पे डिपेंड कर रहा है, RL1। अब RL1 चेंज हो गया तो VRL1 भी चेंज हो गया, यानी विभवांतर भी चेंज हो गया, ठीक है। तो हम ये करेंगे कि हम ये चाहते हैं इन रियल कि RL को हम चेंज करें, लेकिन इसका उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो वो चेंज नहीं होगा तो वो कहलाएगा आइडियल वोल्टेज सोर्स, और वो तभी पॉसिबल है जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो, ठीक है। और जो रियल वोल्टेज सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं होता। तो हम 2 वे से लेते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स तो कौन सा हो जाएगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स, और दूसरा हमने लिया था रियल वोल्टेज सोर्स, आदर्श वोल्टा स्रोत और वास्तविक वोल्टा स्रोत। तो आदर्श वोल्टा स्रोत कौन सा होगा, अगर हम ये माने कि किसी भी वोल्टा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में आंतरिक प्रतिरोध उपस्थित नहीं हो तो वो होता है आदर्श वोल्टा स्रोत, ठीक है। तो किसी भी वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो आइडियल वोल्टेज सोर्स जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, 0, और रियल वोल्टेज सोर्स जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइनाइट होगा सीरीज में, श्रेणी क्रम में। अगर हम वोल्टा स्रोत की बात करते हैं तो प्रतिरोध हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, ठीक है, और वास्तविक यानी रियल वोल्टेज सोर्स जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइनाइट होगा।
ठीक है। तो हमने डिफाइन किए वोल्टेज सोर्स टू टाइप के थे वोल्टेज स्रोत, एक तो आदर्श वोल्टेज स्रोत था और दूसरा वास्तविक वोल्टेज स्रोत था। तो आदर्श वोल्टेज स्रोत जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है और वास्तविक वोल्टेज स्रोत जिसका हम ये कहेंगे आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में परिमित मान का होता है, फाइनाइट वैल्यू का होता है। बात करते हैं करंट सोर्स की। क्या करंट सोर्स भी टू टाइप के होंगे, आइडियल करंट सोर्स एंड रियल करंट सोर्स। आइडियल यानी आदर्श धारा स्रोत और ये वास्तविक धारा स्रोत। अब आइडियल करंट सोर्स के लिए हम ये मानते हैं कि जब किसी धारा, ये धारा स्रोत है, इसकी डायरेक्शन आप जो चाहे तो यूँ होगा तो इट मीन्स धारा की डायरेक्शन ये है, अगर यूँ होगा इसका मतलब कि धारा की डायरेक्शन ये है। अगर हम ये कहें कि ये धारा की दिशा हमने इस डायरेक्शन में ले ली, इसके साथ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का इंटरनल रेजिस्टेंस हो जो इसके साथ समांतर क्रम में जुड़ा हो। पहले हम वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे थे तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ था, यहाँ समांतर क्रम में अनंत प्रतिरोध का, इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो अनंत होगा और जो समांतर क्रम में जुड़ा होगा तब हम कहेंगे ये आइडियल करंट सोर्स है। अगर फाइनाइट वैल्यू का होगा तो वो रियल करंट सोर्स है। वो कैसे, अब देखो मान लो ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमने आर ले लिया और यहाँ आर एल ले लिया, अब इसके साथ ये समांतर क्रम में पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो यहाँ क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा क्योंकि ये पॉइंट सेम है तो दो सिरों पर विभवांतर समान ही रहता है, तो ये भी ये होगा और ये भी होगा। तो यहाँ विभवांतर समान करोगे तो V इक्वल्स टू आई आर, यानी I1 इंटू आर इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, I माइनस I1 इंटू आर एल। हमें निकालनी है धारा RL के अक्रॉस कितनी करंट होगी वो हमें देखनी है। तो I1 इंटू आर इक्वल्स टू ये आ गया, यहाँ से I1 की वैल्यू आप निकालोगे तो I1 इंटू आर और यहाँ से हो जाएगा प्लस का I1 इंटू आर एल इक्वल्स टू I1 कॉमन ले लो तो R प्लस आर एल इक्वल्स टू I। धारा निकालनी है अक्रॉस RL, तो RL के अक्रॉस धारा कितनी है, I माइनस I1। I1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, I1 इक्वल्स टू I अपॉन R प्लस आर एल। तो I माइनस IN यानी कि करंट पासिंग थ्रू RL। तो RL से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो हम निकाल रहे हैं, तो वो कितनी आ गई, I माइनस I1 जा रही है RL से, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I को I रहने तो माइनस I1 की वैल्यू पुट कर दो, I अपॉन में R प्लस RL। अब I कॉमन ले लो, I कॉमन लोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन में R प्लस RL, तो ये आ जाएगा I R प्लस RL, एलसीएम लेने के बाद -1 अपॉन में R प्लस RL। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस स्मॉल r क्या आ जाएगा, I1 इंटू आर और RL के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस I माइनस I1 इंटू RL। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया दोनों के अक्रॉस, मल्टीप्लाई किया, ये वाली साइड यहाँ ले आए, I1 इंटू आर एल इक्वल्स टू I इंटू आर एल। ठीक है, अब यहाँ देखो I1 इंटू आर प्लस I1 इंटू आर एल इक्वल्स टू I इंटू आर एल। यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल ली हमने, I1 की वैल्यू कितनी आ गई, I आर एल अपॉन में R प्लस आर एल, और करंट थ्रू आर एल निकालनी है तो I माइनस I1 की वैल्यू पुट कर दो, I आर एल अपॉन में R प्लस आर एल, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, I आर एल अपॉन में R प्लस आर एल। I कॉमन ले लिया दोनों में, R प्लस आर एल माइनस आर एल अपॉन में R प्लस आर एल, आर एल से आर एल कैंसिल आउट हो गया, इसे R से डिवाइड कर देते हैं तो I माइनस I1 की वैल्यू क्या आ गई, I अपॉन 1 प्लस आर एल अपॉन आर। इस R को नीचे ले गए, R अपॉन आर 1 हो गया, आर एल अपॉन आर हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस फॉर्मूले से हमें ये रिजल्ट मिला कि आर एल के अक्रॉस जो करंट होगी वो भी आर एल पे डिपेंड कर रही है। इट मीन्स अगर आप आर एल चेंज करोगे तो धारा का मान भी परिवर्तित हो जाएगा, और हम क्या चाहते हैं, जो हमारा धारा स्रोत है उससे जो धारा आ रही है वो लोड के मान को परिवर्तित करने से परिवर्तन नहीं हो। अगर परिवर्तन हो जाता है तो आगे हम किसी भी एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे तो आरएल से करंट सोर्स की वैल्यू वैसे ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आइडियल सोर्स कौन सा होना चाहिए कि इस आर के सिरों पर विभवांतर नहीं हो, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होना चाहिए। तो आर के सिरों पे पोटेंशियल ड्रॉप कब नहीं होगा, जब हम इसका प्रतिरोध अनंत ले लेंगे।
तो यहाँ तो नहीं होगा, तो जो टोटल जो धारा है वो कहाँ जाएगी, RL के अक्रॉस आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ कंडीशन लगा दें, तो अगर हम स्मॉल r को इनफाइनाइट ले लें कि r इनफाइनाइट हो जाए, तो 1 में इन्फिनिटी 0, तो I माइनस I1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, I के, यानी कि करंट थ्रू RL किसके इक्वल आ जाएगी, I के। अब अगर आप RL को चेंज करते हो तो RL पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, जब तब आप RL चेंज करोगे तो धारा में परिवर्तन नहीं होगा। तो I माइनस I1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, I के इक्वल आ गई। अगर RL जो हमने यहाँ पे R जो है वो इनफाइनाइट होगा तो, ठीक है। इसलिए आइडियल करंट सोर्स कब होगा, जब स्मॉल r की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, यानी हम ये कहेंगे कि जो करंट सोर्स है उसके समांतर क्रम में, यानी पैरेलल समांतर क्रम में अनंत प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। और रियल करंट सोर्स क्या होगा, इनफाइनाइट ना होकर फाइनाइट वैल्यू का हो जाएगा, यानी फाइनाइट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, फाइनाइट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो अगर पैरेलल में फाइनाइट रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा तो वो होता है रियल करंट सोर्स, और अगर पैरेलल में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा तो वो हम कहेंगे आइडियल करंट सोर्स। तो दोनों को एक साथ देखते हैं। एक हमने पढ़ा था वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स भी दो टाइप से डिफाइन किए थे, आइडियल वोल्टेज सोर्स और रियल वोल्टेज सोर्स। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स हमने कहा था जिसके लिए आइडियल वोल्टेज सोर्स कौन सा होगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स जब हम कहेंगे स्मॉल r इक्वल्स टू क्या हो, 0, यानी कि वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध 0 होगा तो वो आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा। और अगर उसका आंतरिक प्रतिरोध कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू का होगा तब हम उसे क्या कहेंगे, रियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो हमने डिफाइन कर दिया करंट सोर्स एंड द वोल्टेज सोर्स। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, इम्पीडेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं लीनियर इम्पीडेंसेस। तो हमने डेफिनेशंस पढ़ी है, एक तो नेटवर्क की, और नेटवर्क के बाद इलेक्ट्रिक सोर्स, सेकंड डेफिनेशन हमारी थी इलेक्ट्रिक सोर्स, और थर्ड हम आते हैं लीनियर इम्पीडेंसेस। इम्पीडेंसेस यानी रेखिक प्रतिबाधाएं, दो पढ़ेंगे हम, एक तो बाइलेटरल इम्पीडेंसेस और लीनियर इम्पीडेंसेस। ये हम कहते हैं रैखिक प्रतिबाधा, रैखिक प्रतिबाधा। अगर किसी प्रतिबाधा के सिरों पर विभवांतर, अगर किसी प्रतिबाधा के सिरों पर विभवांतर तथा धारा में ग्राफ प्लॉट किया जाए और वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आती है तो उसे कहते हैं लीनियर इम्पीडेंसेस। Is the graph between potential across impedance, प्रतिबाधा के सिरों पर विभवांतर एंड करंट थ्रू द इम्पीडेंस, करंट थ्रू इम्पीडेंस। तो ग्राफ इट कम्स स्ट्रेट लाइन, देन वी विल से इट्स अ लीनियर इम्पीडेंस। तो रेखिक प्रतिबाधा क्या होगी, प्रतिबाधा के सिरों पर विभवांतर तथा धारा के बीच ग्राफ खींचने पर अगर सरल रेखा प्राप्त होती है तो उसे हम रैखिक प्रतिबाधा कहते हैं। नोट करते जाइए आप डेफिनेशन साथ साथ। तो रैखिक प्रतिबाधा क्या होगी, प्रतिबाधा के सिरों पर विभवांतर तथा धारा के बीच में ग्राफ खींचने पर अगर सरल रेखा आती है तो वो लीनियर इम्पीडेंस रैखिक प्रतिबाधा कहलाती है। आर रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, इंडक्टेंस प्रेरण कुंडली और कैपेसिटेंस, इन तीनों की जो प्रतिबाधाएं होती हैं वो लीनियर इम्पीडेंस होती है। और जो डायोड ले लो, डायोड, ट्रांजिस्टर
ट्रायोड्स, तो इन सब की जो इम्पिडेंस होती हैं वो लीनियर नहीं होती है, इनका आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। हम ट्रांजिस्टर के जब कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व पढ़ेंगे फर्दर तो उसमें भी हम कर्व बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं आते। आपने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ होगा ट्रांजिस्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, उसके अभिलाक्षणिक वक्र हम ड्रॉ करते हैं, डायोड के भी ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है डायोड का भी, ठीक है। तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता, तो वो नॉन ओमिक भी होते हैं और वो लीनियर इम्पिडेंसेस नहीं होती। नेक्स्ट अगर हम बात करें बाइलेटरल इम्पिडेंसेस, बाइलेटरल इम्पिडेंसेस, द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं, द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं, बाइलेटरल इम्पिडेंस। बाइलेटरल इम्पिडेंसेस क्या होती हैं? अगर किसी प्रतिबाधा में धारा की दिशा को परिवर्तित करने पर प्रतिबाधा का मान अपरिवर्तित रहता है तो उसे द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहते हैं। ध्यान से सुनो कि कैसे, ये मान लो प्रतिबाधा ले ली हमने, आर ले लिया इम्पिडेंस, ठीक है। अब इसमें धारा जा रही है इस दिशा में, पहले आई, अब हम क्या करते हैं, इसमें धारा की दिशा परिवर्तित कर दी, तो धारा की दिशा हमने परिवर्तित कर दी लेकिन इसमें आर के मान में कोई चेंजेस नहीं आए। आर अगर पहले 2 ओम था तो अब भी क्या होगा, 2 ओम ही होगा। तो अगर धारा की दिशा परिवर्तित करने से उसके खुद के मान में, प्रतिबाधा के खुद के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, वो अपरिवर्तित रहता है, तो उसे हम कहते हैं बाइलेटरल इम्पिडेंस। इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट then value of impedance will not change, then it's called as the bilateral impedance। तो सेम जैसे हमने ऊपर पढ़ा आर एल सी, तो ये तो सारी बाइलेटरल इम्पिडेंस है, और डायोड ट्रांजिस्टर्स ये बाइलेटरल इम्पिडेंस नहीं है। इसमें अगर आप धारा की दिशा चेंज कर देते हो तो इनके मान में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बाइलेटरल इम्पिडेंस नहीं है, आर एल सी बाइलेटरल इम्पिडेंस है। तो हमने प्रतिबाधा पढ़ी, रेखिक प्रतिबाधा, लीनियर इम्पिडेंस, किसी प्रतिबाधा के सिरों पर विभवांतर तथा धारा के बीच में ग्राफ खींचने पर वो सरल रेखा आती है, स्ट्रेट लाइन आती है, तो उसे हम कहते हैं लीनियर इम्पिडेंस, ठीक है। और बाइलेटरल इम्पिडेंस, अगर प्रतिबाधा के सिरों पर, ठीक है, या फिर प्रतिबाधा है उसमें धारा की दिशा को परिवर्तित करने पर उसके खुद के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, अपरिवर्तित रहता है, तो उसे हम कहते हैं बाइलेटरल इम्पिडेंस, ठीक है। तो डेफिनेशन होगी इम्पिडेंस की। सबसे पहले हमने नेटवर्क पढ़ा था, नेटवर्क के बाद इलेक्ट्रिक सोर्स, फिर लीनियर इम्पिडेंसेस। नेक्स्ट डेफिनेशन हम करते हैं ब्रांच। ब्रांच इट मीन्स शाखा, थर्ड आ जाएगी, फोर्थ आ जाएगी ब्रांच, शाखा। शाखा क्या होती है? किसी भी जाल में, मान लो ये हमने कोई भी नेटवर्क ले लिया, नेटवर्क आपको पता है कि नेटवर्क क्या होता है, एक तो उसमें इलेक्ट्रिक सोर्स होना चाहिए और इलेक्ट्रिक सोर्स के अलावा कोई भी सर्किट एलिमेंट्स होंगे। मान लो ये सर्किट एलिमेंट्स रेजिस्टेंस ही हैं यहाँ पे, उसके अलावा और भी हो सकते हैं, तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ अगर ये पॉइंट्स हम मैंने नेम दे दिया ए बी सी, ये डी, ये सेम ही रहेगा पॉइंट। अब यहाँ ए बी बी डी बी सी ये क्या है, इसकी ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, इस जाल की शाखाएं हैं। शाखा कैसे हुई? जाल का वह भाग जिसमें धारा का मान नियत रहता है। तो जाल का, किसी जाल में जाल का वह भाग, किसी परिपथ में कह लो, किसी परिपथ में जाल का वह भाग जहाँ धारा का मान नियत रहे, तो उसे हम कहते हैं, धारा का मान नियत रहे तो वो ब्रांच यानी शाखा कहलाती है। वेयर करंट शुड बी कांस्टेंट, तो पार्ट ऑफ द नेटवर्क वेयर करंट शुड बी कांस्टेंट इज कॉल्ड एज द ब्रांच। तो यहाँ ब्रांचेस कौन सी हैं? ये मान लो वोल्टेज सोर्स लिया आपने, यहाँ से करंट गई तो यहाँ भी धारा आई है, ठीक है। आई के बाद मान लो I1 यहाँ चली गई तो इधर क्या जाएगी, I माइनस I1, ठीक है। तो I माइनस I1, अभी इस पूरी ब्रांच में बी डी में धारा कितनी रहेगी, I माइनस I1। इस ए बी में क्या रहेगी, I। ऐसे ही बी सी में कितनी रहेगी, I1। तो ए बी बी सी बी डी, दीज आर द ब्रांचेस,
तो ये सारी इसकी शाखाएं, ऐसे ही सी डी भी ले सकते हो, ये भी शाखा है। तो किसी भी नेटवर्क का वो पार्ट जहाँ करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ठीक है, या धारा का वह पथ मान लो जहाँ उस धारा का मान नियत रहे, तो उसे हम शाखा कहते हैं। एक हम पढ़ते हैं नोड्स। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लेते हैं नोड या फिर कह लो जंक्शन, जिसे हम कहते हैं संधि। संधि संधि क्या होती है? जिन बिंदुओं पर दो या दो से अधिक शाखाएं आकर मिलती हों वो संधि कहलाती है। जैसे ये शाखा थी ए बी, ये शाखा थी बी डी और ये बी सी, ये इस बिंदु पर मिल रही है, तो यहाँ पे ये बी क्या है? जंक्शन है। बी पॉइंट क्या है? जंक्शन है, यानी संधि है। जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हों तो वो संधि कहलाता है। वेयर टू और मोर देन टू, टू और मोर देन two branches meet, it's called junction, it's called junction। तो जहाँ दो या दो से, जिस बिंदु पर, ठीक है, जिस बिंदु पर या जिस संधि पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हों, जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हो वो संधि कहलाती है। तो वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तो यहाँ बी पॉइंट क्या है? जंक्शन है, ठीक है। तो ये हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी, उसके अलावा एक डेफिनेशन और देख लेते हैं, मैश। मैश और लूप। तो नेटवर्क का वो बंद भाग हम ये कह देंगे, जैसे यहाँ से ये धारा गई, उसके बाद दोबारा यहाँ पे हम ले लें तो ये बंद भाग हो गया, तो उसे हम क्या कह देते हैं? लूप। ये मान लो फर्स्ट लूप है, ये सेकंड लूप है, इसको नेमिंग दोगे तो ए बी डी डी ई मान लो, तो ए बी डी ई ए, तो ये क्या है? एक मैश है। ए बी डी ई ए, इट्स कॉल्ड एज अ मैश, ठीक है। तो जाल का वह भाग आ जाएगा जो बंद हो, तो उसे हम क्या कह देंगे? मैश कह देंगे, लूप कह देंगे। तो ये अलग अलग जाल्स हैं। तो यहाँ पे ये कंप्लीट अगर नेटवर्क कह दिया हमने, तो ये इसमें एक मैश हो गया, दूसरा मैश हो गया, फर्दर और भी मैचेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे लूप। तो ये डेफिनेशंस हो गई कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका किरचॉफ्स लॉ, जो आपने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है, किरचॉफ लॉ। यहाँ भी हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि पूरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो किरचॉफ लॉ पे ही बेस्ड है। किरचॉफ लॉ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बीएससी स्टूडेंट्स के लिए किरचॉफ लॉ में क्वेश्चन तो कम आता है, लेकिन इसका यूज पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको करना है। ये समझ आएगा तभी आप आगे अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि आगे सर्किट को जब भी सोल्व करना हो तो वहाँ किरचॉफ लॉ ही अप्लाई करना होता है। इसलिए आप इसे अच्छे से समझिएगा। किरचॉफ लॉ 2 होते हैं। पहले हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। फर्स्ट किरचॉफ लॉ, जिसे करंट लॉ भी कहते हैं, धारा का नियम भी कहते हैं। 2 नियम है इसका। एक तो फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ बोला जाता है, किरचॉफ का प्रथम नियम और दूसरा नियम। फर्स्ट लॉ को धारा का नियम कहते हैं, दूसरे लॉ को वोल्टा का नियम कहते हैं। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि सर्किट, अगर हमने कोई भी परिपथ लिया है, सर्किट लिया है, तो उसके जंक्शन के पास आने वाली धाराएं और जंक्शन से दूर आने वाली धाराओं का जो अलजेब्रिक सम है वो 0 होता है। पहले मैं एक सर्किट बनाती हूँ, वही पीछे जो हमने बनाया था। ये हमने एक बैटरी ले ली, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। ये हमने बी पॉइंट माना था, ये एक जंक्शन है, ठीक है। मान लो ये धारा यहाँ पे गई आई, और इस साइड जा रही है मान लो I1, तो यहाँ जाएगी I माइनस I1। तो नियम ये कहता है कि जंक्शन की ओर आने वाली धाराएं और जंक्शन से दूर जाने वाली धाराएं, एक बार I और I1 में कंफ्यूज नहीं हो, आप अलग अलग ले लो। चाहे यहाँ मान लो I है, इसको I1 मान लो, ये I2 हो गया और ये I3 हो गया, ठीक है। I माइनस I1 में कंफ्यूज मत हो, कैसे लिया हमने वो आगे देख लेंगे एक बार। I1 I2 I3। अब आप सिर्फ यहाँ पे लो पे फोकस करो कि जंक्शन की ओर कौन सी धारा आ रही है, I1,
और ये दोनों जो है जंक्शन से दूर जा रही है, ये जंक्शन से दूर जा रही है, जंक्शन के पास आ रही है। तो जो पास आने वाली धाराएं हैं और जो दूर जाने वाली धाराओं हैं उनका योग 0 होता है। ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, जिसे धारा का नियम कहता है कि जंक्शन के पास आने वाली धाराएं, ठीक है, और जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। लेकिन उस पर रूल क्या लगता है कि करंट कमिंग टुवार्ड्स द जंक्शन, जो जंक्शन के पास आ रही हैं धाराएं उनको तो आप पॉजिटिव लो, और जो अवे द जंक्शन है उनको आप नेगेटिव लो। यानी धाराओं का अगर आप अलजेब्रिक सम कर रहे हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव किस वे से लेना है कि जो जंक्शन के पास आ रही हैं वो पॉजिटिव और जो जंक्शन से दूर जा रही है वो नेगेटिव। अब यहाँ देखो कि I1 तो जंक्शन के पास आ रही है तो I1 को पॉजिटिव मान लो, I3 जंक्शन से दूर जा रही है, I2 भी जंक्शन से दूर जा रही है, इससे दूर जा रही है ना B पे, B के पास तो यही आ रही है, बाकी तो ये B से दूर ही जा रही है, तो I2 और ये हो जाएगा I3 इक्वल्स टू 0। तब हम ये कहेंगे I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3 भी कह सकते हो आप, एक ही बात है। तो हम ये कह रहे हैं कि जंक्शन के पास आने वाली धाराएं और जंक्शन के दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। लेकिन कंडीशन क्या है, जंक्शन के पास आने वाली धारा को धनात्मक और जंक्शन से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक लिया जाए, तो उनका अलजेब्रिक सम 0। अब इससे हमने यहाँ पे ये मेंशन किया तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जंक्शन के पास आने वाली धाराएं इक्वल्स टू होगी सम ऑफ द जंक्शन से दूर जाने वाली धाराएं, उनके सम के भी इक्वल लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था जिसे करंट लॉ कहते हैं, धारा का नियम भी कहते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो कि करंट जो जंक्शन के पास आ रही है और जंक्शन से दूर जा रही है इनका सम इक्वल है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यहाँ कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहा, आवेश का संचय नहीं हो रहा, इसलिए पहला जो नियम है वो आवेश के संरक्षण को भी बताता है। अब आवेश के संरक्षण को आप ऐसे भी बता सकते हो, यहाँ समेशन आई इक्वल्स टू हमने 0 लिखा है और आई क्या होता है dq/dt। अब आपको पता है डेरिवेटिव अगर किसी वैल्यू का 0 आ रहा है तो इट मीन्स q शुड बी कांस्टेंट, आवेश क्या होगा, नियत होगा, यानी कि संरक्षित होगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम यानी धारा का नियम आवेश के संरक्षण को बताता है। फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ इट शोज द चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेकंड लॉ आपको हर जगह अप्लाई करना होता है वोल्टेज का, और मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं सेकंड लॉ में साइन कन्वेंशन लेने को। तो आपको मैं इसका इजी वे बताऊंगी कि साइन कन्वेंशन कैसे लिया जाता है। तब हम ये कहते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ, सेकंड लॉ को वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। सेकंड लॉ इज कॉल्ड एज द वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का द्वितीय नियम या फिर वोल्टा का नियम, ठीक है। द्वितीय नियम क्या कहता है कि अगर हमने मान लो ये बैटरी ले ली, कोई भी वोल्टेज सोर्स ले लिया E जिसकी वैल्यू हम ले रहे हैं, ठीक है। सेकंड वो यहाँ रेजिस्टेंस ले लेते हैं, वो ये कहता है कि किसी भी लूप में, ये लूप है फर्स्ट लूप सेकंड लूप, किसी भी बंद लूप की बात करें, किसी भी क्लोज लूप में पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हुए अलजेब्रिक सम ऑफ पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हुए वोल्टों का जो सम है वो 0 होता है, समेशन V इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम ये कहेंगे परिपथ के किसी भी लूप में, ठीक है, परिपथ के किसी भी लूप में, या जाल कह लो कि जाल के किसी भी लूप में किसी निश्चित दिशा में चलते हुए वोल्टताओं का सम 0 होता है। इसे ही हम किरचॉफ का सेकंड लॉ कहते हैं। इसे एग्जांपल से देखिए ज़्यादा समझ आएगा आपको। ये मान लो E यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया आपने R1, ये रेजिस्टेंस R2 ले लो, ये R3 ले लो, और यहाँ मान लो R4 ले लेते हैं। अब इस पर किरचॉफ लॉ लगाना है, ठीक है। किरचॉफ लॉ लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ कोई भी करंट की डायरेक्शन मान लो, ये सबसे पहले आप ये देखो कि धारा की दिशा जनरली तो आपको बैटरी के देखो धारा हमेशा प्लस सिरे से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होती है, तो हम
ऐसे ले लेते हैं, बाकी आप कोई भी दिशा ले लोगे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो बाद में जब आपका सोल्यूशन आएगा तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप एक वे याद रखो तो आगे से मिस्टेक नहीं होगी इसको सोल्व करने में। तो ये मान लो कि करंट हमने आई ले ली, ये माइनस है, ये इसका प्लस है। अब जो आप किस दिशा में जा रहे हो ये आप डिसाइड कर लो। ये मान लो आपने ये धारा की दिशा ली थी और आप भी इसी दिशा में जा रहे हो, ठीक है, ये हमारे चलने की दिशा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये मान लो पहले हम यहाँ से इधर गए, माइनस से प्लस। अब साइन आप देख लो कौन सा लेना है, चाहे तो आप स्टार्टिंग का ले लो, तो सारे सर्किट में आपको स्टार्टिंग वाला ही लेना है। अगर एंड वाला लोगे तो सारे सर्किट में आपको एंड वाला लेना है। मैं यहाँ पे स्टार्टिंग वाला साइन ले लेती हूँ, या फिर एंड वाला कोई भी ले लो। हम लो से हाई पोटेंशियल पे गए, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैं वोल्टेज को क्या लगा दूँ, ई। रेजिस्टेंस का खुद का कोई भी साइन नहीं होता, इसका साइन हम धारा के अकॉर्डिंग लगाते हैं, जहाँ धारा की दिशा है। ये धारा की दिशा है तो ये इसका प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। मान लो धारा यहाँ पे गई, ये धारा आई थी, इधर गई I1, तो इधर क्या जाएगी, I माइनस I1। 5 एम्पियर की धारा थी, अगर 2 एम्पियर यहाँ चलेगी तो 3 एम्पियर यहाँ जाएगी, और वैसी बात है। तो अगर ये आई थी, ये I1 हो गया, तो ये I माइनस I1 हो गया। अब रेजिस्टेंस का प्लस माइनस सारे साइन बना लो सर्किट में। ये I1 है तो रेजिस्टेंस का खुद का कोई भी प्लस माइनस नहीं होता। धारा की दिशा में धनात्मक तो दूसरा ऋणात्मक, ये धारा की दिशा में धनात्मक तो दूसरा ऋणात्मक। ऐसे यहाँ पे भी धारा क्या जाएगी, I1 ही जाएगी, क्योंकि आगे धारा डिवाइड तो हो ही नहीं रही है। तो धारा की दिशा वाला धनात्मक तो दूसरा ऋणात्मक। तो करंट की डायरेक्शन वाला पॉजिटिव ले लो, दूसरा नेगेटिव ले लो। ऐसा हमने क्यों लिया, क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे फ्लो होती है। तो करंट हाई से लो पोटेंशियल जाएगी, तो हाई यानी करंट की डायरेक्शन अगर ये है तो ये हाई हो गया और ये लो हो गया। अब हम चलते हैं, मान लो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस से प्लस पे गए तो प्लस का ई लगा दिया हमने। उसके बाद अगर यहाँ गए हम तो माइनस पे पहुँच रहे हैं, या फिर हाई से लो पोटेंशियल पे जा रहे हैं तो नेगेटिव। तो यहाँ जाएगा माइनस का IR1 पोटेंशियल लिखेंगे। और फिर ये बंद लूप है, यहाँ गए, जो आपको लो लगाना है वो किसी भी क्लोज लूप में लगाना होता है। चाहे आप इस पूरे लूप में लगा दो, चाहे इनको अलग अलग लगा दो, इट डजेंट मैटर, लेकिन क्लोज लूप में लगाना है। तो IR1, तो इधर क्या हो जाएगा, I माइनस I1 इंटू R3। तो माइनस का आ गया I माइनस I1 इंटू R3 इक्वल्स टू 0। ये हमने फर्स्ट लूप पे लगा दिया। ये मान लो कि ये फर्स्ट लूप है, तो फर्स्ट लूप पे किरचॉफ लॉ लगा दिया, ठीक है। सेकंड लूप पे लगाओगे तो क्या आएगा, अब देखो हमारे जाने का पाथ क्या है, ये है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है, ध्यान से देखना। हम इस पाथ पे जा रहे हैं, यूँ चाहे कैसे भी चल लो, हम इस पाथ पे जा रहे हैं, तो ये करंट की जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग इसका प्लस माइनस तो यही रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे I माइनस I1 ले रहे हैं। अब आप देखो कहाँ पहुँचे, माइनस से प्लस, यानी हाई पोटेंशियल पे पहुँचे हो तो प्लस का साइन आएगा। तो आप यहाँ पे रूल लगाओगे तो प्लस का I माइनस I1 इंटू R3। पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ गए तो लो पोटेंशियल आ गया, यानी माइनस पे पहुँचे, तो माइनस का I1 इंटू R2, और इधर हो गया माइनस का I1 इंटू R4 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। ध्यान से समझ लेना इसको, किरचॉफ लॉ को। पहले हमने फर्स्ट लूप पे लगाया तो प्लस का E माइनस का IR1 माइनस I माइनस I1 इंटू R3 इक्वल्स टू 0। फिर सेकंड पे लगाया, ठीक है। एक बार फिर बता रही हूँ मैं इसको, अगेन रब करके दोबारा देखो आप इसको। किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हुए, कोई भी डायरेक्शन लेनी है, ऐसा नहीं है कि आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है या क्लॉकवाइज चलना है, जिस पाथ पे आप चलना चाहते हैं उस पाथ पे चल सकते हो, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए किरचॉफ लॉ में कंफ्यूज नहीं होना, बस बेसिक समझ लो। इसी सर्किट को मैं दोबारा बना रही हूँ समझाने के लिए एक बार क्लीन वे से। तो यहाँ ले लिया हमने R1 R2 ये R3 और ये R4 लेना चाहे तो ले लो, कैलकुलेशन अगर कम करनी है तो एक बार चाहे हटा सकते हो। एक बार मैं ले रही हूँ पीछे वाला सर्किट है। तो ये हमने वोल्टेज ले ली E,
ये माइनस है, ये प्लस है। मैंने आपको कहा था कि रेजिस्टेंस का कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, आपको करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेना है कि जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो, ठीक है। करंट कैसे फ्लो होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर। तो अगर मान लो कि यहाँ से ये करंट आई गई तो ये प्लस मान लिया, ये माइनस मान लिया, यहाँ पे धारा आई जा रही है। ये मान लो धारा, अब देखो यहाँ शाखा है, ब्रांच है, इधर तो धारा का यहाँ तक तो नियत है, यहाँ धारा डिवाइड हो रही है, यहाँ करंट डिवाइड हो रही है ना, ये इस पाथ पे। तो यहाँ करंट डिवाइड हो रही है, तो ये मान लो I1 हो गया, तो बची हुई यहाँ पे हमने क्या मान ली, I माइनस I1। अगर आप यहाँ I1 मान लोगे तो इधर क्या हो जाएगी, I माइनस I1 हो जाएगी, ठीक है। तो करंट यहाँ पे डिवाइड हो रही है इधर, तब हम क्या कहेंगे, अब किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाना है। किसी भी डायरेक्शन में चल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्शन आप कोई भी ले लो, सेम वही डायरेक्शन लेते हैं। मान लो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, तो पहले यूँ जाएंगे, फिर यूँ गए, मान लो यूँ गए, कहीं से स्टार्ट कर दो। तो माइनस से प्लस पे पहुँचे, हाई पोटेंशियल पे पहुँचे हैं, तो प्लस का साइन लगाया, प्लस का ई लगा दिया। फिर इधर प्लस से माइनस, तो माइनस का IR1, फिर माइनस का I माइनस I1 इंटू R3 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। ये इसका प्लस हो गया, ये इसका माइनस हो गया। प्लस माइनस सबके पहले डिसाइड कर लो, I1 ये प्लस और ये माइनस। ये माइनस से प्लस गए प्लस, ये रेजिस्टेंस का पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, धारा की दिशा के अकॉर्डिंग। धारा की दिशा में धनात्मक तो दूसरा ऋणात्मक, तो ये धारा की दिशा के पास वाला ये पॉजिटिव हो गया, दूसरा नेगेटिव। ऐसे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहाँ पे धारा की दिशा थी तो ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो माइनस से प्लस पे गए, पहले यूँ गए, उसके बाद यूँ जा रहे हैं, तो प्लस से माइनस, लो पोटेंशियल पे आ गए, माइनस लगा दिया। हाई पोटेंशियल पे आ रहे हो, पॉजिटिव लगा दो। लो पोटेंशियल पे आ रहे हो, नेगेटिव लगा दो। यहाँ नेगेटिव आ गया, माइनस का R1, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का I माइनस I1 इंटू R3 इक्वल्स टू 0। ये हमने फर्स्ट लूप पे लगा दिया, किरचॉफ लॉ अप्लाइड इन द फर्स्ट लूप। अब सेकंड लूप पे लगाओ, सेकंड लूप पे लगाओगे, डायरेक्शन कोई भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब एग्जांपल बताऊंगी आपको मैं दूसरी डायरेक्शन लेकर, उससे थोड़ा और क्लैरिफाई हो जाएगा। माइनस से प्लस में गए, माइनस से प्लस में गए, हाई पोटेंशियल है, तो प्लस का I माइनस I1 इंटू R3। फिर प्लस से माइनस पे गए, तो माइनस का I1 इंटू R2, और इधर आए तो माइनस का I1 इंटू R4 इक्वल्स टू 0। किरचॉफ लॉ का यूज़ करते हुए मान लो आपको ये करंट रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, तो आप धारा निकाल सकते हो, क्योंकि दो अलजेब्रिक इक्वेशन बनी है। R1 R2 R3 आपको पता होंगे, E आपको पता होगी, तो I और I1 के वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ यूज़ करते हुए, ठीक है। हो गया। अब इससे चाहे हम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे, अपोजिट डायरेक्शन में भी मैं आपको चल के दिखाती हूँ, ताकि ये भी कंफ्यूजन ख़त्म हो जाए। किरचॉफ का लॉ ध्यान से समझ लेना, अप्लाई करने में सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स किरचॉफ लॉ में। जनरली ये रहता है कि I माइनस I1, कंफ्यूजन हो जाता है कि जब यहाँ गए थे तो प्लस से माइनस, माइनस का लिया था, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जब दूसरे लूप पे लगाया तो इसको प्लस का ले लिया, यहाँ मैंने प्लस का लिया I माइनस I1, यहाँ माइनस का लिया है, तो इसको कंफ्यूज मत हो। कोई नियम ध्यान मत रखो, सिर्फ इतना ध्यान रखो, हाई से लो पोटेंशियल, ठीक है। अगर आप हाई पोटेंशियल पे जा रहे हो तो पॉजिटिव लगा दो, लो पोटेंशियल पे जा रहे हो तो नेगेटिव लगा दो। हाई का मतलब प्लस और लो का मतलब माइनस, ठीक है। और सिर्फ ये ध्यान रखना है आपको, रेजिस्टेंस का खुद का पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेना, जहाँ धारा की दिशा मानी है उसके हिसाब से इसका प्लस और माइनस आप लगा दोगे। अब यहाँ देखो ये R1 ले लिया, सेम इसी सर्किट में मैं डायरेक्शन चेंज करके लगा रही हूँ सर्किट, ताकि आपको कंफ्यूजन ख़त्म हो जाए कि डायरेक्शन का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हम पहले इस डायरेक्शन में चले थे, अब मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज चल लेते हैं, ठीक है। हमारी मर्जी है, हम जहाँ भी चलें, एंटी क्लॉकवाइज चल लो। धारा की दिशा तो यही ली है, धारा की दिशा भी रिवर्स ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाद में सॉल्यूशन में नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन एक बार फिर भी एक नियम तो ध्यान में रखो, क्योंकि क्या होगा फिर हर बार अलग अलग अप्लाई करोगे तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो। इसलिए मान लो कि धारा हमेशा हाई पोटेंशियल से लो होती है, तो हाई से लो ले ली, तो ये धारा की दिशा मान लो I, तो ये इसका प्लस और माइनस हमने बनाया था, ये इसका प्लस माइनस, यहाँ पे ये गई I1, और यहाँ हमने करंट ली थी I माइनस I1, ये प्लस माइनस, और इधर भी गई I1, तो ये इसका प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस बना दिया।
चल रहे हो उसके हिसाब से प्लस माइनस ले लो। कहाँ से चलना स्टार्ट किया, मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो माइनस से प्लस। अब चलना भी जरूरी नहीं है, यहीं से स्टार्ट करना है, चाहे तो आप यूँ पहले जैसे चल रहे हो वैसे चल दो, बस उल्टा चल दिया। पहले यूँ जा रहे थे, अब यूँ चल दी। अगर यूँ चलोगे तो अब हाई से लो पे पहुँचे, माइनस का ई लगा दो। अब यूँ चलना है तो माइनस से प्लस पे पहुँचे, प्लस का आई माइनस आई वन इंटू आर थ्री। फिर यहाँ पे पहुँचे माइनस से प्लस, तो प्लस का आई इंटू आर वन इक्वल्स टू 0। ये तो आ गया फर्स्ट लूप में, फर्स्ट लूप में। फिर सेकंड लूप में लगाओगे, सेकंड लूप में लगाओगे तो क्या आएगा, अगेन यूँ चल रहे हैं, पहले यूँ चल रहे थे अब यूँ चल रहे हैं। यूँ चलोगे तो प्लस से माइनस पे पहुँचे तो माइनस का आई माइनस आई वन इंटू आर थ्री। फिर यूँ जाओगे तो प्लस का आई वन इंटू आर फोर। यूँ गए, फिर यूँ गए तो प्लस का आई वन इंटू आर टू इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन देखो, माइनस कॉमन ले जाओ, इक्वल्स टू 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम है दोनों इक्वेशंस। ठीक है, इधर ये फर्स्ट और ये सेकंड, और इधर ये फर्स्ट और सेकंड, बोथ इक्वेशंस आर सेम। तो इट डजंट मैटर कि आप क्या ले रहे हो, कि आप साइन कन्वेंशन अपने अकॉर्डिंग, चाहे आप क्लॉकवाइज चलो एंटी क्लॉकवाइज चलो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। करंट की डायरेक्शन कुछ ले लो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ दो बातें ध्यान में रखनी है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हाई पे पहुँचे प्लस, लो पे पहुँचे माइनस। दूसरा, धारा की दिशा कैसे लेनी है, रेजिस्टेंस का प्लस माइनस नहीं होता, धारा की दिशा में पॉजिटिव, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव, और दूसरी डायरेक्शन में नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। इसको हम एक एग्जांपल से भी देखते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मान लो 4 वोल्ट की बैटरी ले ली हमने, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का है, ये अगेन 3 ओम का है, ये एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, अब किरचॉफ लॉ का यूज़ करते हुए फर्स्ट लूप में करंट फाइंड करनी है आपको, पहले और दूसरे लूप में धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ करंट मान लो I1 है, यहाँ करंट I2 है सेकंड लूप में, तो ये आपको I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ यूज करते हुए। देखो रूल हमें क्या ध्यान रखना है, ये बैटरी है, ये इसका माइनस सिरा है, ये प्लस सिरा है, धारा हमने क्या मानी, प्लस से बाहर की ओर, हाई से लो जाती है धारा। इस रेजिस्टेंस का प्लस माइनस ये करंट डिसाइड करेगी। ये मान लो कि करंट थी I1, यहाँ पे करंट क्या गई I2 सेकंड लूप में, तो यहाँ कितनी जाएगी I1 माइनस I2। हमसे I1 और I2 की वैल्यू पूछी है, हमें फाइंड करना है I1 एंड I2। हम तीनों में ही इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, I1 और I2 ना देकर वो आपको कहेंगे 2 ओम से, 3 ओम से और 1 ओम से प्रवाहित होने वाली धाराओं के मान ज्ञात कीजिए। ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस दिए हैं 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम से प्रवाहित होने वाली धाराओं का मान किरचॉफ का नियम लगाते हुए ज्ञात कीजिए। तो किरचॉफ का वोल्टा नियम लगा के हम ज्ञात कर रहे हैं। तो माइनस से प्लस से गए, यहाँ पे आ गया 4, पाथ कोई भी ले लो, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, जहाँ आपका मन है वहाँ चल लो। माइनस से प्लस गए, प्लस का 4, लो से हाई पे गए, हाई वाला साइन आ जाएगा, प्लस का 4। फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो प्लस से माइनस पे पहुँचे, लो है तो I इंटू आर होता है, पोटेंशियल क्या आ गया 2I1। इधर गए तो ये इसका प्लस और ये माइनस, तो माइनस का क्या आ जाएगा I1 माइनस I2 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इसका ये प्लस है और ये इसका माइनस है। फर्स्ट इक्वेशन बन गई, किरचॉफ के फर्स्ट लूप पे लगा दिया हमने किरचॉफ लॉ। ये फर्स्ट लूप है और ये सेकंड लूप है। अब सेकंड लूप पे लगाओ, सेकंड लूप पे लगाओगे वही पाथ देख लो कैसे भी चलना है। माइनस से प्लस पे पहुँचे, माइनस धारा की दिशा ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, माइनस से प्लस से पहुँचे, हाई पोटेंशियल, I1 माइनस I2 इंटू 1 आ गया, I इंटू आर होता है। फिर यूँ गए तो माइनस का क्या आ जाएगा 3 इंटू I2 इक्वल्स टू 0। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, सोल्व करके आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सोल्व कैसे करोगे, 4 इक्वल्स टू में क्या लिख देते हैं 2I1, माइनस का 2I1 माइनस का I1, वहाँ जाकर प्लस का 3I1 हो जाएगा,
और ये है प्लस का I2 और इधर हो जाएगा माइनस का I2 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड में देख लो I1 और माइनस का I2 माइनस का 3I2 माइनस का 4I2। कैलकुलेशन आप भी साथ साथ चेक करते जाइए, ठीक है। तो 3I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से I1 कितना आ गया 4I2। ये I1 यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दो। ये इक्वेशन फर्स्ट का A पार्ट कर दो, ये फर्स्ट का B पार्ट कर दो। तो पुट इन फर्स्ट बी में पुट करोगे तो 4 इक्वल्स टू 3I1। I1 की जगह क्या पुट कर दिया 4I2। तो 4 3 जा 12I2 हो गया। 12I2 माइनस I2, ठीक है। तो 12 माइनस 11 हो गया। 11I2 इक्वल्स टू 4। तो I2 कितना आ गया 4/11 एम्पियर। करंट की यूनिट एम्पियर होती है, तो ये आ गया 4/11 एम्पियर। अब I2 की वैल्यू आ गई। अब इसमें I1 की निकालनी है, तो I2 की वैल्यू पुट कर दो 4/11। तो I1 कितना आ जाएगा 4 इंटू 4/11 यानी 16/11 एम्पियर। ये I1 आ गया, ठीक है। I1 और I2 आ गया। तो इस वे से आप करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब I1 और I2 आ गया। ये तो है 2 ओम से प्रवाहित होने वाली धारा होगी I1। तो I1 होगी ये जो 2 ओम से प्रवाहित हो रही है, और I2 कितनी होगी जो 3 ओम से प्रवाहित हो रही है, वो I2 है। अगर मुझे 1 ओम वाली निकालनी है तो I1 में से I2 माइनस कर दो। तो 16/11 माइनस 4/11 यानी 1 ओम से प्रवाहित होने वाली निकालनी है तो I1 माइनस I2 करना पड़ेगा। तो 16/11 माइनस 4/11, तो 16 माइनस 4 12 हो गए। 12/11 एम्पियर। ये आ गया I1 माइनस I2, ठीक है। अब आप किरचॉफ का जंक्शन लॉ लगाओ एक बार। देखो I1 की वैल्यू है, I1 ही आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो I2 और I1 माइनस I2 इनका सम करोगे तो अल्टीमेटली I1 के इक्वल आएगा। ज़रूरत नहीं है चेक करने की, लेकिन फिर भी 4/11 निकाला तो वही उसी से बात एक ही है, ठीक है। तो ये हो गया किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। इट्स क्लियर नाउ। इसे एक बार चाहे पॉज करके देख लेना, बट इट्स वेरी हेल्पफुल। ये आपके आगे बहुत काम आएगा। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करना है हमें किरचॉफ लॉ। आगे हम देखते हैं सर्किट एनालिसिस। एनालिसिस यूजिंग किरचॉफ लॉज। किरचॉफ के नियम का उपयोग करते हुए परिपथ विश्लेषण। इसको 2 वे से करेंगे। एक तो होता है नोड और जंक्शन एनालिसिस, और दूसरा होता है मैश और लूप एनालिसिस। नोड और जंक्शन एनालिसिस एंड सेकंड इज द मैश और लूप एनालिसिस। तो हम सर्किट एनालिसिस कर रहे हैं यूजिंग किरचॉफ लॉ, ठीक है। 2 टाइप से हम डिफाइन करेंगे, नोड और जंक्शन एनालिसिस एंड मैश और लूप एनालिसिस, ठीक है। तो पहला हम आते हैं नोड और जंक्शन एनालिसिस। ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ठीक है, बट आपके सिलेबस में है तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एग्ज़ाम में बहुत रेयरली पूछा जाता है, और कंपटीशन में भी ज़्यादा काम करनी है। करना कुछ भी नहीं है इसमें, किरचॉफ लॉ ही लगाना है, ठीक है। तो बस किरचॉफ लॉ को ही आप ये बता दो कि उसको थोड़ा सा वो करके और ये टॉपिक बना दिया। नया अलग से नया टॉपिक है नहीं, इसको बना दिया गया है। तो नोड और जंक्शन एनालिसिस। नोड और जंक्शन एनालिसिस क्या होता है पहले ये देखो। यहाँ पे जंक्शन लॉ पढ़ा था हमने, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। तो वो धारा का नियम यूज़ करते हुए, यानी कि जंक्शन लॉ का यूज़ करते हुए संधि पर वोल्टताओं का मान ज्ञात करेंगे। बाय यूजिंग द जंक्शन लॉ we can find the voltage here. Find voltage at junction. तो वो नोड एनालिसिस है, ठीक है। कंप्लीट देखते हैं इसको, नोड और जंक्शन एनालिसिस।
किरचॉफ का यूज करते हुए परिपथ का विश्लेषण करना, यानी कि किरचॉफ का नियम यूज करके आप धारा और वोल्टा के मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है नोड और जंक्शन एनालिसिस बाय यूजिंग द किरचॉफ लॉ। तो इसमें आप धारा लॉ लगाएंगे, धारा का नियम लगाएंगे और फाइंड क्या होगा, वोल्टेज। फॉर एग्जांपल देखो, मान लो कि हमने बैटरी ले ली ई, ये जंक्शन ले लिया ए, और इस जंक्शन पे वोल्टा क्या मान ली, ई ए, ठीक है। ये रेजिस्टेंस ले लिया R1, ये R2, ये R3, ठीक है। अब किरचॉफ का जंक्शन लॉ लगाना है। यहाँ से धारा गई I, वही डिवाइड होएगी, मान लो यहाँ I1 चली गई तो यहाँ क्या आ जाएगी, I माइनस I1, तो यहाँ I माइनस I1 हो गई। अब देखो, अब इस पे जंक्शन लॉ लगाते हैं। जंक्शन लॉ ये क्या कहता है कि जंक्शन पर, ये जंक्शन है ए, जंक्शन क्या होती है, जहाँ दो या दो से अधिक शाखाएं, दो या दो से अधिक शाखाएं जहाँ आकर मिलती हो वो जंक्शन यानी संधि कहलाता है। तो यहाँ ये संधि है ए, जहाँ पर दो या दो से अधिक शाखाएं आकर मिल रही हैं। नोड ऑफ जंक्शन एनालिसिस, जंक्शन लॉ लगाओगे किरचॉफ के प्रथम नियम से, फर्स्ट किरचॉफ लॉ से, किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या आ जाएगा, आई जंक्शन की ओर आने वाली धारा क्या है, धारा क्या है, I माइनस I1 नहीं मानना चाहते एक बार तो I2 और I3 मान लो तो भी ठीक रहेगा, I1 I2 I3 मान लो, ठीक है, ताकि आपको ध्यान में रहे, कैसे भी मान लो। तो I1 जंक्शन की ओर आ रही है, I2 दूर जा रही है और I3 भी दूर जा रही है, कैसे भी मान लो। तो I1 जंक्शन की ओर आ रही है, I2 जंक्शन से दूर जा रही है, I3 भी जंक्शन से दूर जा रही है। इसको I माइनस I1 लिख दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए I2 I3 लिख दिया। तो इनका अलजेब्रिक सम 0 होता है। संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक। तो टुवार्ड्स द जंक्शन पॉजिटिव और अवे द जंक्शन नेगेटिव। तो I1 माइनस I2, अब I1 की वैल्यू क्या होगी, V/R। I1 की वैल्यू यहाँ पे क्या लोगे, V/R होता है, I होता है V/R। बस यहाँ पे हमें इस टॉपिक में थोड़ा सा चेंज करना है, वो अब आपको पता चल जाएगा। V/R जब हम करंट लिखेंगे तो 1/R आएगा ना, और 1/R क्या होती है, यानी रेजिस्टेंस का उल्टा, प्रतिबाधा। यहाँ पे R रेजिस्टेंस लिया, प्रतिरोध का अगर इन्वर्स ले लें तो वो कहलाती है एडमिटेंसिस। एडमिटेंसिस यानी कि प्रवेशता। इसलिए जब आप इस टॉपिक को बुक में देखोगे तो यहाँ पे आपको R लिखा हुआ ना मिलकर क्या मिलेगा, Y1 Y2 Y3 मिलेंगे। मैंने पहले जानबूझ के R1 R2 R3 लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन क्लैरिफाई हो जाए कि क्यों हमने R नहीं लिए, सिर्फ कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए कि बार बार हमें 1/R1 यहाँ नहीं लिखना पड़े। I है तो V/R आएगा ना, तो 1/R ना लिखकर उसको मल्टीप्लाई में लेने के लिए हमने क्या ले लिया, यहाँ पे Y1 Y2 Y3 ले लिए। तो सिर्फ कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए यहाँ रेजिस्टेंस की जगह एडमिटेंसिस लिया हुआ है। एडमिटेंसिस होती है प्रवेशता, इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होती है, प्रवेशता होती है। तो ये ई ले ली। अब यहाँ पे वही करंट मान लो I1, ये I2, ये I3। जंक्शन लो से वही I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब I1 की वैल्यू लिखो तो V/R की बजाय अब इंटू Y आ जाएगा, ठीक है। तो I1 को क्या लिखोगे यहाँ पे, यह आ जाएगा E इंटू Y1। अब E क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इस संधि पर मान लिया हमने E है, यहाँ पे E होगा, ये प्लस है ये माइनस है। बस इन कैलकुलेशन को करते हुए आपको एक पॉइंट ग्राउंड मानना होता है। जैसे नेगेटिव मान लिया उसको ग्राउंड मान लो, यहाँ पर वोल्टेज क्या मान ली, 0 मान ली, ये ग्राउंड ले लिया, ठीक है। नेगेटिव वाला पॉइंट ग्राउंड मान लिया करो। तो एक पॉइंट आपको ग्राउंड मानना होता है कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इसके सिरों पर, Y1 के सिरों पर भी विभवांतर अगर आप देखोगे तो E माइनस ई ए है, E माइनस ई ए, हाई से लो लेनी है, यानी ई ए माइनस ई नहीं करना है। धारा की दिशा अगर ये है तो E माइनस ई ए। तो यहाँ पे I1 को आप लिखोगे, विभवांतर कितना आ गया, E माइनस ई ए इंटू में 1/R की जगह क्या आ गया, Y1, ठीक है। माइनस I2,
माइनस I2, अब क्या होगा, Y2 के सिरों पर विभवांतर कितना है, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो EA माइनस 0, EA माइनस 0 इंटू Y2, और इधर Y3 पर कितना हो जाएगा, I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I3 की वैल्यू हो जाएगी EA माइनस 0, EA माइनस 0 इंटू Y3 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी, E माइनस EA इंटू Y1 माइनस EA इंटू Y2 माइनस EA इंटू Y3, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन में देखो EA हमें फाइंड करना है, E दिया होगा, E दिया होगा, Y1 Y2 Y3 हमें गिवन होंगे, और संधि पर वोल्टता हम EA फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड EA। तो मैंने आपको बताया था कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यानी नोड और जंक्शन फर्स्ट लॉ यूज करते हुए धारा का नियम लगाना है, धारा का नियम लगा के निकाला क्या है, वोल्टता। ठीक है, जंक्शन लॉ लगाकर हमने फाइंड क्या किया है, जंक्शन पर वोल्टेज। तो ये था नोड और जंक्शन एनालिसिस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल किरचॉफ लॉ अप्लाई करना है, एग्जाम में रेयरली ही पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो आप, सेकंड लॉ हमारा क्या था, मैश और लूप एनालिसिस। अब उसमें रिवर्स हो जाएगा, इसमें धारा का नियम लगाया था तो लूप वाले में लूप लॉ लगा देंगे यानी वोल्टेज का नियम लगा देंगे, और वोल्टेज के नियम से क्या निकालेंगे, लूप में करंट निकालेंगे। पहले जंक्शन लॉ में जंक्शन लॉ लगाकर वोल्टेज निकाली थी जंक्शन पर। ठीक है, ऐसे ही इसमें करेंगे, मैश और लूप एनालिसिस में वोल्टेज लॉ लगाकर हम फाइंड क्या करेंगे, करंट। मैश में सर्किट ले लेते हैं कोई भी, मान लो ये बैटरी ले ली आपने, ई यहाँ पर वही रेजिस्टेंस ले लो, मान लो R1, तो यहाँ रेजिस्टेंस ले लोगे तो काम चल जाएगा। ये हो गया R3, ये प्लस और ये माइनस। अब क्या होगा, मैश और लूप एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मान लिया फर्स्ट लूप है, क्योंकि अब यहाँ आपको किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाना है, ये सेकंड लूप है। ठीक है, सेम वैसे ही अलजेब्रिक सम, आपको वही वोल्टेज का सम जीरो करना है, कोई भी डायरेक्शन ले लो जहाँ आपको चलना है। ये धारा मान ली I, ये होगी I1, तो ये क्या हो जाएगी, I माइनस I1। ठीक है, प्लस माइनस इसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो माइनस से प्लस में गए, किरचॉफ का डायरेक्शन देखो आपको इस डायरेक्शन में चलना है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ये ध्यान रखना, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि माइनस से प्लस चलना है अगर, तो हाई पोटेंशियल पे पहुंचे तो प्लस का साइन ले लो, तो प्लस का E, माइनस का क्या आ जाएगा, I इंटू R1, माइनस का I इंटू R1, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का I माइनस I1 इंटू R3 इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई फर्स्ट लूप से। अब सेकंड इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगी, सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे वही हमें यूँ चलना है, मान लो यूँ चले और फिर यूँ आए, तो माइनस से प्लस पे गए तो प्लस का I माइनस I1 इंटू R3। अगर प्लस माइनस साइन नहीं समझ आ रहे हो तो पीछे अगेन किरचॉफ लॉ आप पहले देखें अच्छे से, I माइनस I1 इंटू R3 माइनस I1 इंटू R2, यहाँ माइनस से प्लस पे गए, यहाँ माइनस पे पहुँचे, I1 इंटू R2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये सेकंड आ गई। अब यहाँ पे देखो E नोन है, R1 R2 R3 भी दिए होंगे, तो हम धारा निकाल सकते हैं। इस लूप में मान लो धारा I1 है, इस लूप में धारा I है, इसमें I1 है, तो धारा फाइंड कर सकते हैं। तो मैश और लूप एनालिसिस क्या होता है कि किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज करते हुए यानी वोल्टेज लॉ यूज करते हुए आप करंट फाइंड करेंगे। मैश में करंट, किसी भी लूप में धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था मैश और लूप एनालिसिस। मैश और लूप एनालिसिस का अब एक और वे देखते हैं। अभी जो हमने सर्किट लिया था वो थोड़ा सा छोटा सर्किट था। अब हम क्या करते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स सर्किट ले लेते हैं जिसमें बहुत सारे इम्पीडेंसेस हो। ठीक है, इम्पीडेंसेस जेड भी लिख सकते हो आप, आर भी लिख दो।
ठीक है। यहाँ पे R1 R2 R3 भी ले सकते हैं। मैंने Z1 Z2 Z3 ले लिया ताकि आप फर्दर बुक से भी पढ़ें तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। बुक्स में जनरली Z1 Z2 Z3 दिया होता है। अब मैश और लूप एनालिसिस, अगर आपको इसमें करंट फाइंड करनी है तो पहले इक्वेशंस बनाओगे तीनों लूप्स में, फिर उसको सोल्व करोगे, फिर करंट की वैल्यू फाइंड करोगे, तो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है। तो इसके लिए एक शॉर्ट वे होता है कि आप इसको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व कर सकते हो, कि अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट हो यानी बड़ा थोड़ा जटिल सर्किट हो, जटिल परिपथ हो, तो उसके लिए उसमें लूप्स में अगर आपको करंट फाइंड करनी है तो उसके लिए डिटर्मिनेंट मेथड और मैट्रिक्स मेथड है सोल्व करने के लिए। तो उसका हम यूज़ कैसे करते हैं वो देखते हैं। मान लो कि हमने कोई भी सर्किट ले लिया, तो यहाँ मान लो फर्स्ट मैश में करंट I1 है, सेकंड मैश में I2 है, और थर्ड मैश में क्या मान ली हमने, I3 मान ली। अब हमें I1 I2 I3 की वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट सेकंड थर्ड मैश में। मान लो यहाँ करंट वही गई है I1, इधर से करंट यहाँ I2 जा रही है, तो यहाँ ओबियसली I1 माइनस I2 जाएगी, और यहाँ करंट क्या जा रही है I3, तो यहाँ कितनी होगी, I2 आ रही थी, I3 यहाँ चलेगी, तो I2 माइनस I3 यहाँ जाएगी। ठीक है। तो फर्स्ट मैश में करंट मानी I1 I2 I3। तो इसमें हम देखेंगे कि I1 I2 I3 का मान हम मैट्रिक्स मेथड से कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है। तो पहले तो किरचॉफ लॉ का यूज़ करके, मेन वे तो वही है कि किरचॉफ लॉ का यूज़ करके वोल्टेज लॉ लगाना है, वोल्टेज लॉ लगा के हमें करंट लगानी है। तो पहले वोल्टेज लॉ लगाते हैं, पहले फर्स्ट मैश पे, मैश 1 पे, ये फर्स्ट मैश, सेकंड मैश और ये थर्ड मैश। तो फर्स्ट मैश पे किरचॉफ लॉ लगाओ, प्लस माइनस आपको वैसे असाइन करने हैं, तो यहाँ से प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ये इधर प्लस माइनस, यहाँ पे ये हो गया प्लस माइनस, करंट के अकॉर्डिंग प्लस माइनस बना दो। धारा की दिशा में रेजिस्टेंस का कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, हमें करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेना है। करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, तो वैसे हमने प्लस माइनस बना दिए। अब सिर्फ आपको चलना है, पाथ कोई भी चूज़ कर लो। मान लो मैंने पाथ क्लॉकवाइज ले लिया, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, पहले इधर से इधर गए, माइनस से प्लस पे पहुँचे तो प्लस का E, फिर माइनस का I1 इंटू Z1, फिर माइनस का क्या आ जाएगा I1 माइनस I2 इंटू Z3 इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, E को उधर ले जाते हैं, और यहाँ पे I1 के साथ क्या आ जाएगा, I1 के साथ ये हो जाएगा, ये साइड वहाँ ले जाओ, E इक्वल्स टू I1 Z1 प्लस I1 Z3, और ये तो हो जाएगा प्लस का और माइनस का I2 इंटू Z3। ये इक्वेशन थी। तो I1 के साथ आ गया Z1 प्लस Z3 प्लस I2 के साथ आ गया माइनस का Z3 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। ये मान लेते हैं फर्स्ट A, और ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड लूप पे लगाओ, सेकंड लूप पे किरचॉफ लॉ लगाओगे तो क्या आएगा, वही माइनस से प्लस में गए तो प्लस का I1 माइनस I2 इंटू Z3, फिर माइनस का I2 इंटू Z2, और इधर आ जाएगा माइनस का I2 माइनस I3 इंटू Z4 इक्वल्स टू 0। ये सेकंड लूप पे लगाया। इसको थोड़ा सा और वो लिख लो, तो I1 माइनस I2 इंटू Z3, I1 के साथ क्या है, I1 के साथ है Z3, उसके अलावा और कुछ नहीं है, और I2 के साथ है Z3 और Z2 और Z4, तीनों ही माइनस के हैं। तो पहले इसको पूरा ओपन कर लेते हैं, I1 Z3 माइनस का I2 Z3 माइनस का I2 Z2 माइनस का I2 इंटू Z4 और प्लस का I3 इंटू Z4। माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो I1 के साथ आ गया माइनस का Z3, I2 के साथ आ गया Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, और I3 के साथ क्या आ गया माइनस का Z4 इक्वल्स टू 0। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड पे लगाओ, थर्ड पे लगाओगे तो क्या आएगा, प्लस का I2 माइनस I3 इंटू Z4, माइनस से प्लस में गए
चलना वही क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं, फिर प्लस से माइनस पे गए तो माइनस का I3 इंटू Z5 इक्वल्स टू 0। तो I2 के साथ क्या है Z4 और I3 के साथ माइनस का I3 Z4 माइनस का I3 Z5 इक्वल्स टू 0। तो I2 के साथ माइनस कॉमन ले लो, माइनस का Z4 प्लस I3 के साथ Z4 प्लस Z5 इक्वल्स टू 0। ये 3 इक्वेशंस बना ली। अब देखो या तो हम क्या करें, इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करें, फिर Z1 Z2 फिर I1 I2 और I2 I3, ठीक है, और इन सब की वैल्यूज़ निकालें, तो वो थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, तो इसके लिए मैट्रिक्स मेथड यूज़ करते हैं। तो इन तीनों इक्वेशंस को हम एक साइड में लिख लेते हैं पहले। तो तीनों इक्वेशंस क्या हैं, I1, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी I1 Z1 प्लस Z3 प्लस I2 इंटू माइनस का Z3 इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है हमारी I1 के साथ तो है माइनस का Z3 और I2 के साथ है Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 और I3 के साथ क्या है माइनस का Z4 इक्वल्स टू 0, ये सेकंड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन क्या है, I1 के साथ कुछ भी नहीं है, माइनस Z4 प्लस I3 के साथ Z4 प्लस Z5 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है थर्ड, ठीक है। अब इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे तो सबसे पहले I1 के जो फैक्टर है ना, यहाँ पे I1 के जो गुणक है, फैक्टर है, वो जो मैट्रिक्स बनाते हैं उसे हम कहते हैं इम्पीडेंस मैट्रिक्स, यानी कि प्रतिबाधा मैट्रिक्स। इम्पीडेंस मैट्रिक्स, प्रतिबाधा मैट्रिक्स। I1 के फैक्टर लिखो यहाँ पे। I1 के साथ इधर है Z1 प्लस Z3, ठीक है, और I2 के साथ है माइनस का Z3, I3 के साथ कुछ भी नहीं है, 0 लगा दो। सेकंड इक्वेशन पे आ जाओ, I1 के साथ है माइनस का Z3, I2 के साथ क्या है Z2 और I3 के साथ क्या है माइनस का Z4। थर्ड इक्वेशन पे आ जाओ, I1 के साथ कुछ भी नहीं है, 0 लगा दो। I2 के साथ माइनस का Z4 और I3 के साथ Z4 प्लस Z5, ये कहलाती है प्रतिबाधा मैट्रिक्स, जिसको हम इम्पीडेंस मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी कि प्रतिबाधा मैट्रिक्स कह लो या फिर इम्पीडेंस मैट्रिक्स। इम्पीडेंस मैट्रिक्स इसका हम यूज करते हैं करंट को फाइंड करने में, ठीक है। अब इसको मैट्रिक्स वे में यूज़ कर लो या डिटर्मिनेंट लिखना है अगर तो वैसे भी बना सकते हो, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका भी बताती हूँ आपको बड़ा अच्छा सा। इस मैट्रिक्स को यूँ मान लो, ये है Z11, यहाँ पे लिखो तो ये है, इसको यूँ लिखोगे Z11, Z12, Z13, ये Z21, Z22, Z23, Z31, Z32, Z33। इम्पीडेंस मैट्रिक्स को ऐसे लिखोगे। यहाँ पे Z11 तो क्या होगी, फर्स्ट मैश की इम्पीडेंस, प्रथम पाश की प्रतिबाधा। Z11 जो होगा वो होगा इम्पीडेंस ऑफ फर्स्ट मैश, इम्पीडेंस ऑफ फर्स्ट मैश यानी कि प्रथम पाश की प्रतिबाधा Z11। और Z12 ये होगी म्यूचुअल इम्पीडेंस, दोनों के बीच की म्यूचुअल इम्पीडेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड मैश, फर्स्ट और सेकंड लूप की म्यूचुअल इम्पीडेंस, ठीक है। और Z22 क्या हो जाएगा, Z22 होगा इम्पीडेंस ऑफ सेकंड मैश, इम्पीडेंस ऑफ सेकंड मैश, ठीक है। अब देखो प्रथम पाश की प्रतिबाधा, ऐसे Z33 क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस ऑफ द थर्ड मैश। तो प्रथम पाश की प्रतिबाधा देखो Z11, फर्स्ट मैश में Z1 प्लस Z3 है,
तो Z11 की वैल्यू क्या आ गई, Z1 प्लस Z3, 2 है ना, Z1 प्लस Z3, तो Z11 की वैल्यू क्या आ गई, Z1 प्लस Z3। Z22 देखो सेकंड वाले में क्या है, Z2 Z3 Z4 तीनों हैं, तो Z22 की वैल्यू क्या होगी, Z2 प्लस Z3 प्लस Z4। और Z33 की अगर हम बात करें तो 3 में Z4 प्लस Z5, तो Z3 का क्या आ गया, Z4 प्लस Z5। ये मैट्रिक्स इससे याद रखना बहुत ईजी हो जाएगा, इससे आपको पूरी इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेगी अगर सोल्व करनी है तो। सिंपल ये देख लो Z11 Z22 Z33। अब फर्स्ट और सेकंड के बीच की, फर्स्ट और सेकंड के बीच क्या है, Z3, तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई, Z3। ठीक है, बस यहाँ माइनस का साइन है, ये आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट और सेकंड के बीच की क्या आ गई, Z3। ऐसे ही फर्स्ट और थर्ड के बीच का म्यूचुअल हो ही नहीं सकता, फर्स्ट और थर्ड मैच तो आपस में कनेक्टेड ही नहीं है, तो इनकी म्यूचुअल इम्पीडेंस कहाँ से आएगी, तो जीरो हो गई। तो Z13 भी जीरो हो गया और Z31 भी जीरो हो गया। ठीक है, Z12 और Z21 इक्वल होंगे, Z12 और Z21 इक्वल होंगे। इक्वल कब होंगे, जब बाइलेटरल इम्पीडेंस है, यानी द्विपार्श्विक प्रतिबाधा है। द्विपार्श्विक प्रतिबाधा हमने पढ़ा था कि धारा की दिशा को अगर हम रिवर्स कर दें तो उसका मान क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, तभी ये इक्वल हो सकते हैं। तो Z12 इक्वल होगा Z21 के, तो Z12 इक्वल होगा Z21 के, और Z33 हमने कर दिया Z23, 2 और 3 के बीच की क्या है, Z4 है। 2 और 3 के बीच की क्या है, म्यूचुअल क्या है, म्यूचुअल जो दोनों में है वो Z4 है, तो यहाँ माइनस का Z4। सिर्फ म्यूचुअल वाली में आपको माइनस साइन लगाना है। ठीक है, तो इसको मैट्रिक्स को पूरा नहीं बनाना पड़ेगा आपको, इक्वेशंस को आप सीधा एक इस वे से इसको याद रख सकते हैं। एक बार दोबारा देखो Z11 और Z12 की वैल्यू आप कैसे लिख सकते हैं। डायग्राम में दोबारा एक बार थोड़ा सा क्लीन बना देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमने ली बैटरी, ये Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 और Z4 ऐसे लिए थे कि इस मैच में धारा ली थी I1, ये I2 और I3। अब देखो मैट्रिक्स जो हमने बनाई थी, पहले तो किरचॉफ लॉ लगाओ, तीनों इक्वेशन बनाओ, तो वो मैट्रिक्स हम सीधा लिख रहे हैं प्रतिबाधा मैट्रिक्स। प्रतिबाधा मैट्रिक्स क्या आई थी, यहाँ आया था Z11, Z12, Z13, Z21, Z22, Z23, Z31, Z32, Z33। Z11 हो गया कि फर्स्ट की इम्पीडेंस कितनी है, फर्स्ट में 2 ही इम्पीडेंस है, Z1 और Z3, दोनों का सम आ जाएगा Z1 प्लस Z3। ठीक है, Z12 1 और 2 की म्यूचुअल Z3 है, बस यहाँ माइनस का साइन लगा देना, माइनस का Z3। 1 और 3 में कुछ भी नहीं है कॉमन, जीरो आ गया। Z21 इक्वल आएगा Z12 के, दोनों इक्वल होंगे। Z22 की क्या है, Z2 Z3 Z4 तीनों आ जाएंगे, Z2 प्लस Z3 प्लस Z4। और Z23, 2 और 3 के बीच की कॉमन Z4 है, तो माइनस का Z4। 2 और 3 की कॉमन क्या है, Z4 है। ये फर्स्ट मैच, ये सेकंड मैच और ये थर्ड मैच। ऐसे ही Z31 में कुछ भी कॉमन नहीं है, जीरो। Z32 की अगेन क्या आ जाएगी, माइनस का Z4। 33 में क्या है, Z4 प्लस Z5, 2 ही हैं, Z4 और Z5। ये होगी इम्पीडेंस मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसको डिटर्मिनेंट मेथड से सोल्व करते हैं। पहले तो जो इक्वेशन हमने तीनों लिखी थी वो आप दोबारा देखो, और जो 3 इक्वेशंस जो हमने पहले लिखी थी वही देखो, उसी को हम लिखते हैं। अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा I1, I2, I3, और ये हो जाएंगे Z11 मैट्रिक्स, Z11, Z12, Z13, Z21, Z22, Z23, Z31, Z32, Z33। तो उन्हीं इक्वेशंस को लिख रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा E00। ये हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो I1 I2 I3 E0 0। अब यहाँ पे हम क्या करें, ये जो इम्पिडेंस मैट्रिक्स है, करंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला देखो। I1 क्या होता है, डेल्टा 1 अपॉन में डेल्टा जेड। डेल्टा जेड तो हम मान लेते हैं डिटर्मिनेंट हमारा, जो भी हमने लिखा था, Z11 Z12 Z13 Z21 Z22 Z23 Z31 Z32 Z33, ये डिटर्मिनेंट है, इसको हमने मान लिया डेल्टा जेड। डेल्टा 1 क्या होगा, जब इस डिटर्मिनेंट को, इसके फर्स्ट कॉलम को इस ई वाले कॉलम से रिप्लेस कर देंगे, यानी E0 0 है ना, फर्स्ट वाला कॉलम इससे रिप्लेस कर दो तो हो जाएगा E0 0, बाकी एज इट इज रहेगा Z22 Z32, यहाँ पे Z13 Z23 Z33, तो इसको रिप्लेस कर दो तो ये आ जाता है डेल्टा 1। तो करंट की वैल्यू इससे फाइंड हो जाती है डिटर्मिनेंट वे से, डेल्टा 1 अपॉन में डेल्टा जेड। ठीक है, ऐसे ही अगर I2 निकालना है तो I2 हो जाएगा डेल्टा 2 अपॉन में डेल्टा जेड। इन द सेम मैनर I3 क्या हो जाएगा, डेल्टा 3 अपॉन में डेल्टा जेड। यानी जिस मैश में हमें धारा निकालनी है तो उसका फॉर्मूला अगर हम जनरल फॉर्मूला बनाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर हमें आरवे मैश में धारा निकालनी है तो डेल्टा जेड अपॉन में क्या कर देंगे, डेल्टा आर। यानी कि आरवे कॉलम को ही रिप्लेस किया हमने। आप अगर फर्स्ट वाली धारा निकाले हैं तो फर्स्ट वाले कॉलम को ही ई वाले कॉलम से रिप्लेस किया है। ठीक है, तो आई आर हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन में डेल्टा आर, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कि किरचॉफ लॉ का यूज़ करते हुए हम कैसे सर्किट का एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें दो डेफिनेशंस आती हैं, एक हम कहते हैं ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस और दूसरी होती है ट्रांसफर इम्पीडेंस। ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस एंड ट्रांसफर इम्पीडेंस। ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस को बोलते हैं परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, और ट्रांसफर इम्पीडेंस को बोलते हैं अंतरित प्रतिबाधा, अंतरित प्रतिबाधा। ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस क्या होता है, मान लो कि मैंने एक सर्किट लिया, उसमें वोल्टेज सोर्स है जिसकी वोल्टेज हमने मान ली E, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1, यहाँ मान लिया R2, या Z1 Z2 Z3 मान लो जैसे पहले माने थे, ये Z2, और फर्दर हम मान लेते हैं ये Z3। अगर हम ये कहें कि इसमें इस वोल्टेज सोर्स के कारण, जिस लूप में ये वोल्टेज सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स और लगा लो, यहाँ पे E1 लगा लो और ये लगा लो E2। अगर मैं कहूँ कि E1 की ही वोल्टता है इसी लूप में और इसी के कारण हम धारा ले रहे हैं और बाकी सारे सोर्सेज को हमने हटा दिया। ठीक है, बाकी सारे सोर्सेज को हटा देंगे तो अगेन हम इसी फॉर्म में आ जाएंगे, E1 को E2 को हटाना पड़ेगा। तो यानी E1 की ही वोल्टता लेनी है और इसके कारण ही इस लूप में धारा लेनी है। यानी कि ये अगर पहला लूप है तो पहले लूप की वोल्टता और पहले लूप की धारा, उनका जो अनुपात है वो कहलाता है ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस, या फिर इसे हम बोलते हैं ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस को हम इनपुट इम्पीडेंस भी बोलते हैं, निवेशी प्रतिबाधा भी कहा जाता है। निवेशी प्रतिबाधा Z, यहाँ पे जो लूप है मान लो पहला लूप है तो पहले लूप की निवेशी प्रतिबाधा, तो दोनों का रेशो क्या आएगा, V इक्वल्स टू होता है IR, तो यहाँ से R होता है V अपॉन I, तो V यानी कि इसी लूप की वोल्टेज और इसी लूप की धारा, इन दोनों का रेशो क्या कहलाएगा, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। अब मैं कहूँ इस वोल्टेज के कारण पहले लूप की वोल्टता थी और धारा कौन सी निकालें, दूसरे लूप की। पहले लूप की वोल्टता के कारण धारा कहाँ जा रही है, दूसरे लूप में। E2 को भूल जाओ एक बार, पहले के कारण धारा कहाँ जा रही है, दूसरे में। तो उनका जो रेशो कहलाएगा वो कहलाएगा ट्रांसफर इम्पीडेंस, ट्रांसफर इम्पीडेंस। यानी वोल्टता तो ले ली हमने पहले लूप की,
और उस सोर्स के कारण धारा कौन सी ली है, दूसरे लूप में धारा I2 प्रवाहित हो रही है, तो इनका अनुपात क्या कहलाता है, ट्रांसफर इम्पीडेंस। इसका जनरल फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा, Z मान लो I1 लूप है तो EI अपॉन में IA, यानी I1 लूप की वोल्टेज होगी और I1 लूप की धारा होगी। और अगर यहाँ पे बोले ट्रांसफर इम्पीडेंस में तो Jवें लूप की वोल्टता और Kवें लूप की धारा, तो इसको क्या लिखेंगे, Jवें की वोल्टता और K की धारा, तो ये कहलाता है ट्रांसफर इम्पीडेंस। ये जनरल डेफिनेशन ही पूछी जाती है बस। तो ध्यान रखना, सेम लूप की वोल्टता और उसी लूप की धारा हो तो वो तो कहलाएगा इनपुट इम्पीडेंस। E2 से भी समझा सकते हैं हम, लेकिन खाली E1 से ज़्यादा ईजी पड़ रहा है। तो E1 से क्या हो जाएगा कि इस E1 के कारण इस लूप में धारा मान लो I1 है और इस लूप में धारा क्या है, I2 है, तो इसी का अनुपात, इसी लूप की वोल्टता और इसी लूप की धारा E1/I1 वो होती है इनपुट इम्पीडेंस, निवेशी प्रतिबाधा, या फिर उसे कहते हैं ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस, प्रचालन बिंदु प्रतिबाधा। अब पहले लूप की वोल्टता ले लें और धारा ले लें दूसरे लूप की, यानी कि इस वोल्टेज सोर्स के कारण इस लूप में धारा I2 जा रही है, तो E1/I2 इनका रेशो क्या कहलाता है, ट्रांसफर इम्पीडेंस। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में T और पाई नेटवर्क डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो जल्दी हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट कर लेंगे। इसका कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।